म्यूचुअल फंड स्कीम्स में शेयरों की ओवरलैपिंग और पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पर विस्तार से चर्चा करने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं लेडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर राघवेंद्र नाथ जी। राघवेंद्र सर, आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत स्वागत है मनी9 पर। धन्यवाद संदीप। सर, मेरा पहला सवाल यह है कि एक निवेशक के रूप में किसी को अपने म्यूचुअल फंड स्कीम्स में शेयरों की ओवरलैपिंग के बारे में क्यों जानना चाहिए, पहले तो ये बताइए, और इससे बचने के लिए निवेशक को क्या कदम उठाने चाहिए? तो कोई भी आप पोर्टफोलियो बनाते हैं, अगर आप खुद बना रहे हैं, आप कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर बना रहा है, तो जाहिर है कि वो उन स्टॉक्स को लेगा या उन कंपनीज में निवेश करेगा जो कि उसको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं। और अगर आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे, वैसे तो इंडियन स्टॉक मार्केट में करीब 6000 स्टॉक्स लिस्टेड हैं। और अगर आप अच्छी कंपनियों की बात करें जो कि अच्छे मैनेजमेंट हैं, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है, दे आर मार्केट लीडर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स मार्केट में बिकते हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी है, तो अगर इन सब कंपनियों को देखेंगे तो मेरे ख्याल से कुल मिला के 400 या 500 कंपनी ऐसी होंगी जो कि फंड मैनेजर जिसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अच्छा रकम। क्योंकि कोई भी फंड मैनेजर जो 1000-2000 करोड़, 5000, 10,000 करोड़ के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहा है, वो 10 लाख रुपए तो नहीं डालेगा एक कंपनी में। उसको डालना है तो 5 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ डालना पड़ेगा। तो वो कंपनी के अंदर इतनी ब्रेड्थ होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो उतना पैसा इन्वेस्ट कर सके। तो अमूमन होता क्या है कि जितने भी ये फंड मैनेजर्स हैं, टॉप कंपनीज हैं, वो तो सबको ही अच्छी लगती हैं। आज एचडीएफसी बैंक सबको अच्छा लगता है, हिंदुस्तान यूनिलीवर सबको अच्छा लगता है, या भारतीय एयरटेल है सबको अच्छा लगता है, रिलायंस सबको अच्छा लगता है। तो ऑल दीज कंपनीज देन स्टार्ट फाइंडिंग प्लेसेस इन एवरी पोर्टफोलियो। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी ओवरलैपिंग हो रही है और वी एंड अप बाइंग अ लॉट ऑफ स्टॉक्स, कि मेरे पोर्टफोलियो में, सेम पोर्टफोलियो में एचडीएफसी बैंक में बिरला में जाता हूँ वही है, एचडीएफसी में जाता हूँ वही है, आईसीआईसीआई में जाता हूँ वही है। पर अगर आपको देखना ये है कि आप डिफरेंट फंड मैनेजर्स के पास जा क्यों रहे हैं। आप इसलिए जा रहे हैं कि आप उनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल डिफरेंट है। कोई आदमी एचडीएफसी बैंक में 2% रखा हुआ है, किसी ने 8% रखा हुआ है। दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल रिटर्न्स। किसी के पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल सर्विसेज 25% है, किसी के पोर्टफोलियो में 50% है, और अगेन दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। तो जब आप ये मत देखिए कि कितना डुप्लीकेशन है पोर्टफोलियो में, कि ओवरलैपिंग कितनी है। आपको ये देखना है कि मेरे पैसे को हिंदुस्तान के 10 बड़े फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, या 8 बड़े फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं, और उनको जो अच्छा लगता है वो खरीदते हैं और बेचते हैं। उनमें कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सारे फंड मैनेजर्स को अच्छे लगते हैं, और कुछ स्टॉक ऐसे हैं कि वो एक स्पेसिफिक फंड मैनेजर को ही अच्छे लगते हैं। दैट्स व्हाट क्रिएट्स डाइवर्सिफिकेशन। आज बेनिफिट ही ये है आपका। तो ओवरलैपिंग को अवॉइड मत करिए, उसको इग्नोर करिए। ठीक है, तो ओवरलैपिंग को अवॉइड करना मुश्किल है, अवॉइड मत करिए, आप उसे इग्नोर कीजिए। ये राय राघवेंद्र सर की ओर से आती हुई दिख रही है जहाँ तक म्यूचुअल फंड स्कीम्स में शेयरों के ओवरलैपिंग की बात है। अच्छा सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से काफ़ी मिले जुले रुझान आ रहे हैं। इक्विटी और एसआईपी में इनफ्लो तो खूब बड़ा है, लेकिन फंड हाउस पर रिडेम्पशन का भी दबाव बढ़ा है। इस ट्रेंड को आप किस तरह से देखते हैं, ये जो दो अलग अलग तरह की जो खबरें आ रही हैं? ये तो देखिए, इस समय दुनिया जो है एक बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरे ख्याल से पिछले 30-35 सालों में हमने ऐसा मुश्किल दौर नहीं देखा है जो अभी हमें देखने को मिल रहा है। जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, या यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, या यूरोप की बाकी जो नेशंस हैं देखिए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान देखिए आप। तो ये सारे के सारे कंट्रीज जो हैं इस समय एक बैटल लड़ रहे हैं जो कि इन्फ्लेशन की बैटल है। क्योंकि वहां पर किसी भी समय में इतना हाई इन्फ्लेशन नहीं था जो कि अभी हो गया है सडनली पिछले 2 साल 2.5 साल में। तो ये बैटल के चलते मार्केट्स वॉलेटाइल हैं, और इंडियन मार्केट भी वॉलेटाइल है। और उसकी जब भी मार्केट वॉलेटिलिटी रहती है तो इन्वेस्टर रिस्की एसेट्स की जगह जहां पर कम रिस्क है, लो रिस्क एसेट्स की तरफ भागता है, फिक्स्ड इनकम की तरफ भागता है, गोल्ड की तरफ भागता है। तो थोड़े बहुत रिडेम्पशंस तो चलने ही वाले हैं। और ये हमेशा होता है क्योंकि इन्वेस्टर्स, आपने देखा होगा, जैसे जब मार्केट
सबसे ऊपर रहता है तभी सबसे ज्यादा आईपीओ आते हैं, तभी सबसे ज्यादा एनएफओ आते हैं। हम्म। तो इन्वेस्टर जब मार्केट चढ़ा हुआ होता है तब और इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसको पास्ट पीरियड्स में अच्छे रिटर्न मिले हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल ज्यादा होता है। हम्म। पिछले 6 महीने साल भर में उसने पैसे नहीं बनाए हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कम है। अगर एक साल के बाद हो सकता है उसकी उसने नेगेटिव पैसे कमाए हैं तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल और नीचे हो जाएगा। हम्म। तो ये तो चलते रहने वाला है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर, कि कभी रिडेम्पशंस का पलड़ा भारी रहेगा, कभी परचेजेस ज्यादा होंगे। पर एक एसआईपी का एक ट्रेंड जो आप देख रहे हैं जो कि बढ़ते जा रहा है मंथ आफ्टर मंथ, वो जो 12,000 था फिर 12.5 हो गया फिर 13 हो गया, वो धीरे 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 करके बढ़ते आ रहा है। दैट इज द रियल पावर दैट इंडस्ट्री इज नाउ कैचिंग, वेयर एवरी यंग इन्वेस्टर जो कि एक एम्प्लॉयमेंट लेता है, यंग अगर कोई बंदा है जिसकी नौकरी लगती है तो पहले सोचता है मैं 500, 1,000, 2,000 रुपए की एसआईपी चालू कर दूं। जी। तो ये एक ट्रेंड बन गया है, ये बहुत ही उम्दा ट्रेंड है। और ये ट्रेंड का मतलब ये है कि अगर हमारी फाइनेंशियल सेविंग्स का हिस्सा बढ़ते रहता है इंडिया का, तो हिंदुस्तान तो प्रोग्रेस करेगा ही करेगा, पर हमारे पोर्टफोलियोज भी अच्छा रिटर्न देंगे। ओके, तो ठीक है, रिडेम्पशन हो रहा है मार्केट से, ये एक गिवन फिनोमिना है। जब भी बाजार ऊपर आता है या कभी भी, जैसे अभी हम सिचुएशन देख रहे हैं मार्केट्स में कि काफ़ी मुश्किल दौर से दुनिया भर की इकोनॉमीज गुजर रही हैं, तो ऐसे टाइम में कुछ रिडेम्पशन जरूर होते हैं। लेकिन एसआईपीज़ का जो अमाउंट है वो लगातार बढ़ रहा है, जैसा हम भी आपको बता रहे हैं। और लोगों में जो फाइनेंशियल सेविंग्स की और जो रुझान है, जो जागरूकता है वो बढ़ रही है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और निवेशकों को उसी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसी से ही फाइनेंशियल सेविंग्स अगर बढ़ेंगी, उससे ही आपके जो पोर्टफोलियो है उसमें कहीं ना कहीं और बढ़त की जो गुंजाइश है वो हमें राघवेंद्र सर बढ़ा रहे हैं। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें, रिडेम्पशंस को छोड़ दीजिए। एसआईपीज़ बढ़ रही है, आप भी अपने एसआईपी के ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए। अच्छा सर, हाल में बाजार में म्यूचुअल फंड्स के कई एनएफओ आए हैं, इसमें कई मल्टी कैप फंड और फ्लेक्सी कैप फंड शामिल हैं। एक आम निवेशक के हिसाब से देखें तो इन दोनों में पहले तो सर ये बताइए कि अंतर क्या होता है, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से किस में निवेश बेहतर होता है, क्योंकि एक आम निवेशक के लिहाज से देखें तो सेबी ने ये पिछले 1 या 1.5 साल पहले ये कैटेगराइजेशन किया था जिसको बोलते हैं ट्रुथ लेबलिंग। हम्म। तो पहले क्या होता था कि लार्ज कैप फंड में हम थोड़े से स्मॉल कैप ले लेते थे, या स्मॉल कैप फंड में थोड़ा लार्ज कैप ज्यादा ले लेते थे, तो मतलब ये फंड मैनेजर्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी काफी थी। तो कई लार्ज कैप तो ऐसे थे कि जहां पर नाम लार्ज कैप है पर 30 से 40% पैसा मिड कैप स्मॉल कैप है। एग्जैक्टली। तो सेबी ने ये 1.5 साल पहले, 1.5 या 2 साल पहले करीब ये ट्रुथ लेवलिंग की, मतलब कि अगर आप अपने आप को लार्ज कैप बोलते हैं तो आपको 90% से ज्यादा लार्ज कैप में ही रहना पड़ेगा, या अगर ठीक आप है। स्मॉल कैप पे बोलते हैं तो आपको 90% से ज्यादा स्मॉल कैप में रहना पड़ेगा। तभी ये दो कैटेगरीज बना दी, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। तो क्योंकि सेबी ने पहले एक मल्टी कैप कैटेगरी बनाई थी पर उसमें इतनी रेस्ट्रिक्शन डाल दी थी कि फंड मैनेजर्स ने बोला यार कि ये तो सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने बोला 50% आपको कम से कम लार्ज कैप में करना है, 25% आपको मिड कैप में करना है, 25% स्मॉल कैप में करना है, तो वो थोड़ी एक रेस्ट्रिक्शन हो गई थी। तो इसलिए फंड मैनेजर्स ने जब बात की सेबी से तो उन्होंने एक और कैटेगरी बना दी, फ्लेक्सी कैप। तो फ्लेक्सी कैप के अंदर फंड मैनेजर के पास है स्ट्रैडल करने का, कि कभी वो लार्ज कैप में रह सकता है, कभी मिड कैप में रह सकता है, कभी स्मॉल कैप में, जहां पर भी जो भी अच्छा लगता है उसको ही कैन मैनेज द पोर्टफोलियो मोर डायनेमिकल। ठीक और है। मल्टी कैप के अंदर फिक्स्ड एलोकेशन है, जी। वहां पर फ्लेक्सिबिलिटी फंड मैनेजर की कम है। तो तो दोनों ही फंड अच्छे हैं एक्चुअली। आप अगर देखेंगे लार्ज कैप या मल्टी कैप हो या फ्लेक्सी कैप हो, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता है, पर कोई भी फंड मैनेजर अपनी स्ट्रैटेजीज को ओवरनाइट चेंज नहीं करता है। तो एग्जैक्टली। ऐसा नहीं है कि आज वो 50% लार्ज कैप में है तो कल 50% स्मॉल कैप में चला जाएगा, ऐसा जल्दी नहीं होता है। तो दोनों कैटेगरी करीब करीब बराबर हैं, पर नाम के लिए इनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। ठीक है। फ्लेक्सी कैप में ऑब्वियसली थोड़ा सा ज्यादा फ्रीडम है फंड मैनेजर के पास, तो वो मिड कैप स्मॉल कैप में और इसमें बिटवीन मिड एंड लार्ज कैप थोड़ा ज्यादा स्ट्रैडल कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन मार्केट एनवायरनमेंट। जैसे अभी जैसे चल रहा है मार्केट एनवायरनमेंट की, स्मॉल कैप के वैल्यूएशन बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए, लार्ज कैप के इतने ज्यादा नहीं हुए। तो कोई फंड मैनेजर जिसको अगर अगले 1-2 साल अच्छे लग रहे हैं तो वो मे बी स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहेगा, क्योंकि वहां पर वैल्यूएशन आर मच चीपर देन इन लार्ज कैप। तो पोटेंशियल परफॉर्मेंस उस पोर्टफोलियो की थोड़ी ज्यादा अच्छी हो सकती है। तो ये फ्लेक्सी कैप में अवेलेबिलिटी है। ठीक है।
तो आप कह रहे हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स में जो फंड मैनेजर होता है उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कंपैरिजन टू ये जो मल्टी कैप फंड्स होते हैं। तो जिस तरह का समय होता है, जिस तरह का मूड माहौल होता है, जैसे अभी भी काफ़ी चैलेंजिंग समय है, स्मॉल कैप्स की ज़्यादा पिटाई हुई है, तो अगर कोई फ्लेक्सी कैप वाला फंड मैनेजर है तो वो ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशंस को देखते हुए अगर चाहे तो स्मॉल कैप्स में ज़्यादा एक्सपोजर ले सकता है। ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी उनके पास रहती है फ्लेक्सी कैप फंड्स में। मल्टी कैप फंड्स में जो रेशियोज तय किए गए हैं सेबी की ओर से, उसके मुताबिक ही फंड मैनेजर्स को जो निवेश है वो करना होता है। सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हाल में कई म्यूचुअल फंड्स ने ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स स्कीम्स लॉन्च किए हैं। क्या इस तरह के थीमेटिक फंड्स में निवेश करना सही है? किस तरह के निवेशकों को इनमें पैसा लगाना चाहिए, ये जो थीमेटिक फंड्स होते हैं? तो थीमेटिक फंड्स तो हमेशा सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर के लिए ही अच्छे हैं, क्योंकि थीमेटिक फंड्स में थीम चले ना चले ये थोड़ा सा सोचना समझना डिफिकल्ट होता है, और कई बार कोई सेक्टर्स कोई सेगमेंट्स अच्छे चलते हैं कुछ समय के लिए और फिर नहीं चलते हैं। और तो ये ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स अभी ये नया थोड़ा सा आया है इसका ट्रेंड। कुछ फंड्स पहले भी थे, यूटीआई का ऑलरेडी एक ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक फंड है, काफी साल से चल रहा है, और कुछ एक या दो फंड्स ने और लगाया है। जी। पर मतलब मेरी अगर मैं अपना अगर सोच बताऊं आपको, तो ये जो सेगमेंट बनाया है ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक, ये बहुत फ्रेगमेंटेड सेगमेंट है। ओके। लिस्टेड कंपनीज बहुत कम है। जी। आप ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे तो आप अगर मारुति में डाल रहे हैं तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वो तो पैसेंजर कार सेगमेंट है ना। और एग्जैक्टली। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं तो फिर बचती कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर्स बच जाती है, या अशोक लेलैंड बच जाती है, या फोर्स मोटर, या दो या तीन कंपनी ऐसी हैं। और लॉजिस्टिक्स की बात करें उसमें भी बहुत ही कम लॉजिस्टिक कंपनीज हैं जो कि एक साइज जिन्होंने अटेन कर लिया है और जो कि जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जी। तो ये अमूमन मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड में लोग ऑटो एंसिलरीज और ये सब इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली तो ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स बहुत स्मॉल सेक्टर है एज फार एज स्टॉक मार्केट इज कंसर्न। इट्स अ वेरी लार्ज सेक्टर फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट, पर स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश के लिए बहुत कम कंपनीज हैं जो कि डेफिनेशन में स्ट्रिक्टली फिट होती। ओके। तो मतलब ये समझा जाए कि थीमेटिक फंड्स भले ही अच्छे हों, लेकिन ये जो पर्टिकुलर स्कीम्स हैं ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स को लेके, उसमें निवेश ना ही किया जाए तो बेहतर है, राइट? मेरे ख्याल से तो अनलेस आपको कोई बहुत ही बुलिश व्यू है आपका, आप ठीक है। तो कुल मिला के देखा जाए तो थीमेटिक फंड्स कई तरह के अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुए हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स की स्कीम्स भी लॉन्च हुई हैं, लेकिन इनमें कोई खास फायदा होने की उम्मीद राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं है। तो उस लिहाज से इससे आप बचें, खासतौर पे इस थीमेटिक फंड से स्कीम से बचें, तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा सर, बाजार के मौजूदा दौर में बॉन्ड यील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, ऐसे में आप निवेशकों को क्या सलाह देंगे? इन दिनों निवेश के लिए म्यूचुअल फंड सही है, या किसी बॉन्ड में निवेश करना चाहिए, या तो फिर किसी डेट फंड्स में निवेश करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, दोनों ही चॉक एंड चीज है। मतलब ये क्या है, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को आप ऐसे नहीं दे सकते कि इक्विटी खराब चल रहा है तो मैं बॉन्ड में डाल देता हूँ, या बॉन्ड खराब चल रहा है तो इक्विटी में डाल देता हूँ। एक ब्रॉडर लेवल पर इंस्टीट्यूशन साइड में शायद वो एसेट एलोकेशन छोटा मोटा चेंज कर ले, पर आपको ये देखना है कि मेरे को क्या मेरे गोल्स हैं, कौन से मेरे गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स हैं। क्या आप अभी यंग हैं या आप ओल्ड हैं? क्या आपके पास कम पैसे हैं या ज्यादा पैसे हैं? ओके। और उसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो पैसा मुझे अगले 10-20 साल चाहिए, जरूरत नहीं है, वो मेजॉरिटी पैसा आपको इक्विटी में ही रखने में समझदारी है, क्योंकि वहीं आपको ज्यादा रिटर्न आएगा। पर जो पैसा आपको साल 2 साल के लिए चाहिए, तो इस समय मार्केट की जैसी वॉलेटाइल है, probability that you will make decent returns in next 1 year, 2 year, 3 year is lower than what it was, let's say 3 years back. Okay. Because the global markets are volatile. जी। तो ऐसे समय में अगर आपका खाली 2-3 साल का हॉराइजन है, तो मे बी फिक्स्ड इनकम की तरफ ज्यादा जाना चाहिए, इक्विटी की तरफ कम जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहने वाला है। पर अगर आपका लॉन्गर हॉराइजन है तो इक्विटी तो खैर कभी आप फिक्स्ड इनकम कभी मैच ही नहीं कर सकता इक्विटी के रिटर्न्स को।